वीएसआर कंपनी जिसका वो विमान था, उसके एविएशन कंपनी के मालिक का है कि विमान में कोई गड़बड़ी नहीं थी, कोई भी इसमें यहां खराबी नहीं थी। और साथ ही साथ 2023 के विमान हादसे पर भी सफाई देते हुए बताया गया है कि विमानों में कोई गड़बड़ी नहीं थी। जो पायलट उड़ा रहे थे वो काफी अनुभवी थे, इसलिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये मामले में जांच होगी, आगे जांच रिपोर्ट पर कुछ भी नहीं कहा। लेकिन साथ साथ दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ हैं वीएसआर एविएशन की ओर से कहा गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर विमान में कोई गड़बड़ी नहीं थी और पायलट बिल्कुल इतना अनुभवी था, तो आखिर इस मौसम में उसने उड़ान कैसे भरी? क्योंकि मौसम अचानक नहीं बदला था। अगर मौसम खराब था, इसकी वजह से विमान का हादसा हुआ है, तो उसे उड़ान नहीं भरनी चाहिए थी, पहला सवाल। दूसरी बात कि अगर वो इतना अभ्यस्त था, इतना अनुभवी था कि ऐसे मौसम में भी विमान उड़ा सकता था, फिर आखिर यह हादसा हुआ कैसे? ये बड़ा सवाल है। अजित पवार की मौत को लेकर के लगातार जांच की मांग उठ रही है और यह मांग की जा रही है कि इसमें जो संबंधित विमानन जांच एजेंसियां हैं वो इसकी जांच करें। विमान में कोई गड़बड़ी नहीं थी। वीएसआर एविएशन जिस कंपनी का वो विमान था, उसका ये दावा है। हमारी सहयोगी मेघा हमारे साथ जुड़ी हुई है। मेघा, विमान कंपनी की ओर से कहा जा रहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, अनुभवी पायलट उड़ा रहे थे, फिर आखिर गड़बड़ी हुई कहां? अजित पवार की मौत हुई क्यों? अरे तो ये उनके कहने की बात ही नहीं है कि इस विमान में कोई गड़बड़ी नहीं थी। उन्हें कैसे पता इस विमान में कोई गड़बड़ी थी या नहीं थी? वो इतना ज़रूर कह सकते हैं कि इस विमान का ट्रैक रिकॉर्ड उनके हिसाब से ठीक है, परफेक्ट कंडीशन में होगा ये विमान। लेकिन ये कहना कि इस विमान में कोई गड़बड़ी नहीं थी, ये तो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आता है। ये वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक के कहने की बात है ही नहीं। और आपको ये भी बता दूं कि जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आपके पास, पहले तो आपके पास इस मॉडल के कितने फ्लाइट्स हैं, उन्होंने कहा उनके पास 7 ऐसे फ्लाइट हैं। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आप उनको ग्राउंड कर देंगे, तो बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आई उनकी कि क्यों ग्राउंड करेंगे, आप बताइए क्यों ग्राउंड करेंगे। और फिर उन्होंने अपने आप को संभाला और कहा कि नहीं नहीं, ये हमारे डिसाइड करने की बात नहीं है, ये हमारा निर्णय नहीं होगा, शायद डीजीसीए का निर्णय होगा। लेकिन आप समझ सकते हैं उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके टोन टेनर से ये समझ में ज़रूर आ रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है जैसे हर कोई उनके ऊपर आरोप और आक्षेप कर रहा है। ये बात आज उसकी है ही नहीं। सवाल इसलिए उनसे किया जा रहा है क्योंकि उनकी कंपनी की ये प्राइवेट एयरक्राफ्ट है। और जब वो दोनों पायलट्स की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो कह रहे हैं कि दोनों पायलट बहुत अनुभवी थे। शांभवी जो को पायलट थी, उनके पास 1500 आवर्स से ज़्यादा फ्लाइंग की ड्यूरेशन थी और एक्सपीरियंस था। और 16,000 आवर्स से ज़्यादा जो कैप्टन सुमित कपूर की वो बात कर रहे हैं कि मेरे प्रिय दोस्त थे, उनकी वो इतने अनुभवी थे। लेकिन उसके बावजूद ये हादसा होता है। मैं 2-3 चीज आपको यहाँ पर, अगर समय है मेघा, आप अपनी बात आप पूरी करते रहिए। इसके साथ साथ हम जो है वो पुरानी कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। 2023 में जब हादसा हुआ था, कैसे ये हादसा हुआ था, भीषण हादसे की वो तस्वीरें, उस वक्त भी एबीपी न्यूज ने इस खबर को बहुत प्रमुखता से दिखाया था। और ये पुरानी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये भीषण हादसा हुआ था। और अब यहाँ पर वीएसआर एविएशन के मालिक का वो बयान, और जो से थोड़ी देर पहले हमने दिखाया, जिसमें उनका यह कहना था कि मुंबई में जो हादसा हुआ था वहां प्लेन स्किड कर गया था लैंड करने के दौरान, यानी वहां भी विमान में किसी तरह की गड़बड़ी की बात वो नहीं कह रहे हैं। 2023 में जो क्रैश हुआ विमान था, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। 14 सितंबर 2023 की तस्वीरें। मेघा, ये देखिए किस तरह से विमान आया था, लैंड करते करते अचानक से स्किड हो गया था। और वही उसी कंपनी का एक और विमान आज क्रैश करता है। यानी कि लगभग 2.5 साल के अंतराल में एक ही कंपनी के 2 विमान क्रैश करते हैं। और ऐसे में जो सिंपल थियरीज होती हैं, जांच का विषय तो बनता ही बनता है, चाहे वीएसआर कंपनी के मालिक जितनी भी सफाई दे। जी बिल्कुल चंदन, और मैं आपको जल्दी से एक एक्स पे जो जानकारी साझा की गई है, ये पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने ये जानकारी साझा करी है। अगर ये हम ट्वीट दिखा सकें तो अच्छा होगा, नहीं तो मैं ये पढ़ देती हूँ आपके लिए। ये दर्शकों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार के तरफ से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जब ये जानकारी देता है, उनका ये कहना है आज की घटना के बारे में। वो कहते हैं कि लेयरजेट 45 एयरक्राफ्ट VTSSK क्रैश at the Baramati Airport of Messrs VSR Ventures Private Limited। उसके बारे में जो उनको कहना है, वो कहते हैं कि 28 तारीख आज की सुबह VSR Ventures Private Limited Learjet 45 एयरक्राफ्ट, रजिस्ट्रेशन नंबर उसका VTSSK, ये इन्वॉल्व है एक एक्सीडेंट में बारामती पे, वाइल ऑपरेटिंग अ फ्लाइट फॉर सेक्टर
मुंबई बारामती। मुंबई से प्लेन ये उड़ान भरता है बारामती के लिए। देयर वेर अ टोटल ऑफ 5 persons ऑन बोर्ड इंक्लूडिंग 2 क्रू मेंबर्स। तो टोटल 5 लोग, जिसमें कि 2 क्रू थे और 3 लोग ऑन बोर्ड, जिसमें से एक अजीत पवार जी थे। द पैसेंजर्स इंक्लूडेड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्री अजीत पवार। ऑल ऑक्यूपेंट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट रिसीव्ड फेटल इंजरीज, मतलब कोई भी सर्वाइव नहीं किया। और जब ये ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी दे रहे हैं, हाँ चंदन आप बताइए। बिल्कुल, और इन सब के बीच जब 2023 वाले हादसे को लेकर के वीएसआर कंपनी के मालिक से जब सवाल पूछा गया, किस तरह से वो भड़कने लगे हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। कितना तीखा जवाब उन्होंने दिया है, ये भी सुनाते हैं आपको। 2023 में जो हुआ था वो बॉम्बे एयरपोर्ट पे हुआ था, और उसमें भी बारिश हो रही थी, लो विजिबिलिटी थी, एंड द पायलट आफ्टर टचडाउन स्किडेड ऑफ द रनवे। सो दैट वाज द इंसिडेंट। 2023 में जो हुआ था, इस समय आज 2023 की बात करने का समय है। इस बार फ्लाइट एकदम परफेक्ट था, बिल्कुल परफेक्ट था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, टेक्निकली द डीजीसीए investigates, the DGCA can only speak, I cannot speak. Certainly, sir. I'm not the investigating authority. वरुण भसीन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वरुण, 2.5 साल के अंदर एक विमान कंपनी के 2 विमान क्रैश हो जाएं और सवाल भी ना पूछे जाएं, सिंह साहब तो यही कह रहे थे लगता है। जी बिल्कुल, देखिए दुखद है। 2011 से जब से आपने कंपनी खोल रखी है, हर एक सवाल पूछने का इस वक्त यहाँ पर जायज तरीका होता है। क्योंकि देखिए, अगर आपका एक प्लेन है 2023 में यहाँ पर क्रैश होता है, उसका अप्रोच लैंडिंग के दौरान वापस से 2025 में ऐसा कुछ नजर आ रहा है, तो क्या कोई तार नहीं जुड़े हैं? वही ऑपरेटर है, वही आपकी प्लेन की सीरीज है, तो क्या सवाल नहीं पूछे जाएंगे? अगर कोई आपको इस वक्त आपके पास कोई मेंटेनेंस को लेकर कुछ भी, आपकी कोई फ्लीट बाय ऑपरेशन की कोई इस वक्त शीट है आपके पास, आपने मेंटेनेंस किया हो, इसकी जानकारी देते, क्या वो इस लाइन में ये जवाब दे पाए कि हां जी हमने पूरी जांच की थी, हमने 2023 के बाद इस सीरीज पे अपने पूरे उस फ्लीट की जानकारी ली थी, डीजीसीए को भी दी थी? नहीं, ये चीज तो वो एक बार में नहीं बोल पाए। आज बात करने की जरूरत नहीं है। इस चीज को कहना वाकई में दिखाता है कि किस तरह से प्राइवेट कंपनीज इसको इतना आसानी से ले लेती है। डीजीसीए बताएगी, डीजीसीए रिपोर्ट देगी। क्यों डीजीसीए रिपोर्ट देगी? क्या कोई कंपनी की खुद की जिम्मेदारी नहीं होती है? यहाँ पर अगर मेंटेनेंस को लेकर आप अपनी इंटरनल कोई चेकिंग नहीं कर सकते थे? गाइडलाइंस तो डीजीसीए पहले से बना चुका है कि आप इंटरनली रिपोर्ट अपनी दिया करते थे। तो अपने 2023 की पूरी जो इस वक्त हादसे थी उसकी रिपोर्ट गई थी। ये बहुत दुखद है। उस वक्त मैं यहीं पर खड़ा हूं, जब वो बाहर आते हैं और इस तरीके का जवाब देते हैं, तो ये अपने आप में दिखाता है कि कितना इस वक्त सीरियस ये प्राइवेट कंपनीज ले रही हैं कि क्योंकि इसमें यात्री जा रहे हैं। अभी तो यहाँ पर हमने जो हादसा देखा है, उसके अभी ऐसी बहुत सी फ्लीट और उड़ रही हैं। बहुत से बॉलीवुड जगत के बहुत से लोग यहाँ पर उड़ते हैं, बहुत से इस वक्त वीआईपीज भी इस चार्टर्ड प्लेन का इस वक्त उपयोग करते हैं ज्यादातर। और ये इस वक्त बड़े सवाल इसीलिए खड़ा कर रहा है। और यहाँ पर इस तरह से कह देना कि आप 2023 की बात मत करिए। अरे आप 2011 से जब कंपनी खोलकर बैठे हैं, तो आपसे सवाल पूरे उन 2011 से 25-26 तक का पूछा जाएगा और आपको उसका हर एक का जवाब भी देना होगा। इस वक्त जो गाड़ी नजर आ रही है वो AIB की इस वक्त स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, और वीएसआर वेंचर के अंदर लगभग 1.5 घंटा हो चुका है। हालांकि हम ये भी कहेंगे कि AIB को भी 2023 में शायद कहीं तक किसी हद तक पहुंच जाना था, लेकिन ये बहुत दुखद किसी एक प्राइवेट कंपनी का ये कह देना कि 2023 की नहीं आज की बात करते हैं। क्योंकि वही, अगर सवाल ये है कि एक ऑपरेटर वही सीरीज का वही प्लेन अगर आपको वापस से हादसा होता दिखता है, तो आपको उस वक्त वो दोनों अप्रोच लैंडिंग के दौरान ही क्रैश होते की बात आती है। और आप खुद कह रहे हैं कि मुंबई के हादसे के दौरान विजिबिलिटी का सवाल उस टाइम था, लेकिन अगर जिस तरीके से चंदन देखिए एक बार, और अगर वो विजिबिलिटी की बात आती है, तो जो सीसीटीवी हम अपने इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं, उस सीसीटीवी में किसी भी तरह की विजिबिलिटी कोई असर नहीं है। और जो इस वक्त डेटा है, एयरपोर्ट्स का डेटा है, वहां पर 1 किलोमीटर से ज्यादा की विजिबिलिटी थी। तो क्या उस स्पेसिफिक जगह पर ही फॉग थी? ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन अगर सीसीटीवी जो फुटेज हमने दिखाई इस वक्त आज के क्रैश की, वो अगर 1-1.5 किलोमीटर दूर से तक की इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहा है, तो क्या पायलट को हवाई पट्टी नहीं दिख रही थी? तो बहुत से सवाल हैं। वो विजिबिलिटी को नाम देकर अभी शुरुआत में छुपाने की जरूर बात हो सकती है, लेकिन जांच के बाद सब सामने आएगा। बिल्कुल मेघा, अगर बात की जाए, वीएसआर कंपनी के जो मालिक थे वो दुखी ज्यादा थे या नाराज ज्यादा थे, ये सवाल उठता है। यहां तो नाराजगी दिख रही थी कि आप 2023 का सवाल क्यों पूछ रहे हैं। यहां अगर दुख था तो ये कहते कि भाई मामले की जांच हो जानी चाहिए। देखिए चंदन, उनके चेहरे पे दुख तो नहीं दिखा मुझे, दुख बिल्कुल नहीं दिखा। झुंझलाहट दिखी, नाराजगी दिखी,
और ये तीखे जवाब उनके द्वारा सुनाई पड़े गए। जब मैं ये बात आपको कह रही थी कि क्या उनके बताने की बात थी कि विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, किस बिना पे कह रहे हैं वो कि विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, और हम सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं उस सुबह की 8:46 में जब ये हादसा होता है। तो आप जब सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, अभी जो विजुअल्स है ये पुराना जो उनका क्रैश लैंडिंग हुआ था 2023 में मुंबई एयरपोर्ट पे, उस दिन तो दिख रहा है फॉग है, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम, लेकिन आज सुबह की जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें आपको बिल्कुल दिखेगा साफ, आसमान साफ, कोई विजिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं, कोई फॉग नहीं। अगर ये नहीं था तो फिर ये पायलट ने क्रैश लैंडिंग क्यों करी या कोशिश क्यों करी क्रैश लैंडिंग की, क्यों इमरजेंसी लैंडिंग थी। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो जानकारी औपचारिक रूप से हम लोगों से साझा की जा रही है उसके हिसाब से चंदन मे डे का कॉल दिया गया था, मतलब क्रैश होने के पहले पायलट को यह समझ आ गया था कि यह विमान वो लैंड नहीं कर पाएगा ठीक से। मतलब आपको मैं सीक्वेंस ऑफ लैंडिंग भी समझाऊंगी, लेकिन 100 फीट, जब 100 फीट का डिस्टेंस था जमीन के ऊपर से, तभी उसका बैलेंस, वो जो कंट्रोल थी पायलट की विमान के ऊपर, वो छूट गई और ये विमान एक्सीडेंट, इस विमान का ये विमान क्रैश हो गया वहां पर। तो 2-3 चीजें समझ में आ रही हैं। जब आप विजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, आप फॉग की बात कर रहे हैं, वो था ही नहीं, तो उसके बावजूद ये हादसा होना, उसका मतलब एक क्लियर है। और ये भी लोग वहां जो देख रहे थे, जो आई विटनेसेस हैं वहां के, वो कह रहे हैं कि 2 बार चक्कर लगाया इस विमान ने, लैंड करने की कोशिश कर रहा था ये विमान, और ये डगमगा रहा था। वो भी वो बता रहे हैं कि हमें ये देख के ही लग रहा था कि जब ये आसमान से नीचे आने की कोशिश कर रहा है कि ये क्रैश कर जाएगा, और वो क्रैश कर गया। तो आप समझ रहे हैं कि बाहर से भी लोग समझ रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम है अंदर, और विजिबिलिटी की जब प्रॉब्लम नहीं है तो कहीं ना कहीं तकनीकी प्रॉब्लम होगी ना चंदन, नहीं तो ये विमान दुर्घटनाग्रस्त क्यों होता, आप ये बताइए। उसके बावजूद जो इसके ओनर है वो ये आकर कह रहे हैं मीडिया से कि आज आप मुझसे सवाल पूछेंगे क्या, और मैं आपको बता रहा हूं कि विमान में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जब उनसे पूछा जा रहा है कि यही इसी मेक की आपके पास 7 और विमान है जिसका वो खुद ही पुष्टि कर रहे हैं, तो क्या आप उसको ग्राउंड करेंगे क्या, और वो भड़क रहे हैं मीडिया पर, वो भड़क के कह रहे हैं कि क्यों हम ग्राउंड करेंगे, और फिर वो संभालते अपने आप को, कहते नहीं नहीं ये हमारी डिसाइड करने की बात नहीं है, ये निर्णय हमारा नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये अभी बता दूं जल्दी से कि ये जो फ्लीट है, ये फ्लीट 7 इनके पास एयरक्राफ्ट थी, जो आज एक क्रैश हो गया, तो अब 6 इनके पास एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट लियरजेट 45 जो है ये एम्ब्रेयर 135 BJ एयरक्राफ्ट का मेक है। और आपको ये भी बता दूं कि इनका लास्ट रेगुलेटरी ऑडिट, जो ऑडिट होता है ना इन एयरक्राफ्ट्स का, वो हुआ था, DGCA ने इसे फरवरी के महीने पिछले साल 2025 में कैरी आउट किया है। और उनका ये तो आप कोई एविएशन एक्सपर्ट ही आपको बताएगा, ये कहा जा रहा है कि कोई लेवल आई फाइंडिंग उसमें इशू नहीं की गई थी। ये भी बताया जा रहा है कि 2023 जो विजुअल्स हम अभी दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पर, ये इसी कंपनी की यही एयरक्राफ्ट लियरजेट 45 रजिस्ट्रेशन VTDBL, ये इन्वॉल्व थी एक क्रैश लैंडिंग में मुंबई एयरपोर्ट पर। और वो जो ये घटना जो हम सामने दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी अंडरवे है, अभी भी AAIB इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो प्रिलिमिनरी कुछ तो जांच की रिपोर्ट आई होगी, उसके बिना पर क्या कुछ बदलाव किया गया था या नहीं किया गया था। यहां कोई भी कुछ भी कह ले, जितनी तस्वीरें हम लोगों ने ABP पर सुबह से दिखाई हैं, उससे एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है चंदन, कि कोई ना कोई तकनीकी गड़बड़ी थी इस एयरक्राफ्ट में। ये विमान का हादसा वहां के वेदर से, वहां आज जो सुबह अगर लोग क्लेम कर रहे हैं कि वहां फॉग था, वैसा कोई फॉग नहीं दिख रहा है, आसमान साफ दिख रहा है। तो प्लीज इसे वेदर से ना जोड़ा जाए, और ये झूठ होगा, ये गलत होगा। महाराष्ट्र में उत्तर भारत की तरह फॉग इतना घना नहीं होता जैसा कि उत्तर भारत के इलाकों में होता है। वहां ठंडा मौसम होता जरूर है, हाँ। लेकिन ऐसा फॉग जिसमें कि विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाए, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और ये निश्चित तौर पर तकनीकी बातें हैं। वरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वरुण, इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह की जांच की बातें कही जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम पूरे हादसे की अगर हम बात करें तो शुरू से अगर मैं समय आपको बताऊं तो वो सुबह 8-10 का समय था जब टेक ऑफ होता है मुंबई से। उसके बाद 8:30 बजे के आसपास जिस तरह से अभी जो ट्रैकिंग जो जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन पर जो डेटा अब तक नज़र आ रहा है वो ये बता रहे हैं कि अटैम्प्ट हुआ था 8:30 पे, और उसके बाद लगभग 10 मिनट का टाइम था कि वापस से उसको एक बार मैन्यूवर करके नीचे लैंडिंग की कोशिश की गई। यानी कि पायलट को पता था, कॉल हो गया था जिस तरह से हमारे साथी ने बताया था। तो यहाँ पर बार बार पायलट इस चीज़ को समझ चुका
चुका था कि जिस प्लेन को मैं उड़ा रहा हूं उसमें कुछ तो दिक्कत हुई है। ये नहीं है कि उसको हवाई पट्टी नहीं दिख रही है, वो 2 चक्कर नहीं काटता उसको बार बार अगर 3 चक्कर की हवाई पट्टी नहीं दिख रही होती। इस तरीके कॉल नहीं आता है, मेडे कॉल नहीं आता है अगर हवाई पट्टी नहीं दिखती है। अगर पायलट को प्लेन में कोई दिक्कत थी और वो जल्द से जल्द उसको नीचे उतारना चाहता था, इस चीज से ये समझ आ रहा है, क्योंकि टाइम नहीं था और उसके साथ जो एल्टीट्यूड है लगातार जो 2600 फीट पे उड़ता हुआ विमान धीरे 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 जब 100 फीट पे आ जा रहा है, यानी कि प्लेन में कोई ना कोई तकनीकी इस वक्त खामी नजर आई थी। और अब डीजीसी इस पर जरूर बात करेगा। क्या प्लेन को उड़ने से पहले कोई ऐसा मैसेज दे देना चाहिए था कि यार वहां पर टिपिकली आपके पास जो कुछ खास जगह है वहां पर विजिबिलिटी नहीं है। बहुत से सवाल है, लेकिन ये सिर्फ ये नहीं हो सकता है, मौसम के नाम पर हर बार नहीं डाला सकता है मौसम खराब है तो प्लेन गिर जाएगा, तो इसका कोई जवाब नहीं, सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मौसम अगर खराब होता है तो उसको लेकर अलग से प्रक्रियाएं होती हैं, ग्राउंड टीम की अपनी जिम्मेदारी होती है, पायलट की अपनी जिम्मेदारी होती है और उस प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है। तो ये कह देना कि सिर्फ इसलिए क्रैश हो गया कि बस मौसम खराब था, ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल वरुण, सही बात कही आपने कि सिर्फ मौसम के ऊपर ठीकरा फोड़ देना सही नहीं है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बारामती विमान हादसे में अजित पवार के निधन के बाद आज ही उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है। अजित पवार का आज सुबह विमान हादसे में निधन हो गया है और पूरे देश में शोक की लहर है, खासतौर पर महाराष्ट्र और बारामती में काफी भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है और खबर यह आ रही है कि आज ही उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है। पहले ये जानकारी मिल रही थी कि कल हो सकता है कि पब्लिक के लिए दर्शन का कार्यक्रम रखा जा सकता है या फिर कोई, और अजित पवार का आज अंतिम संस्कार हो सकता है, ये बड़ी खबर आ रही है। चारों तरफ से शोक संदेश आ रहे हैं और इन सब के बीच ये बड़ी खबर आ रही है मेघा कि यहां पर आज ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके पीछे क्या कोई वजह हो सकती है, कुछ जानकारी आपके पास? पहले तो मैं इंतज़ार करना चाहूँगी कि परिवार ये बात कहे कि आज ही वो कोशिश करेंगे अंतिम संस्कार की, क्योंकि थोड़ा जल्दी लग रहा है मुझे, तो इसलिए मैं थोड़ी सी इस पे औपचारिक तरीके से कोई हमें बता दे या सरकार की तरफ से बताया जाए या परिवार की तरफ से बताया जाए, मगर अगर ये कोशिश की जा रही है तो इसके पीछे एक ही वजह हो सकती है कि जिस स्थिति में वो शव मिले हैं उससे ज़्यादा समय आप नहीं रख सकते हैं। ये हमने अहमदाबाद में भी देखा था। उस वक्त आपको याद होगा पूर्व मुख्यमंत्री रूपानी जी 3 दिन लग गया था यही डिसाइड करने में, यही समझने में कि कौन सा शव उनका है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, सुप्रिया सुले जी, मुझे सुप्रिया सुले यहाँ पर नजर आ रही हैं, आप बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी, सुनेत्रा पवार जी के विजुअल हैं, धर्मपत्नी अजीत पवार जी की, ये लैंड करती भी वहाँ के एयर स्ट्रिप पर। ये सुप्रिया सुले आपको दिख रही हैं, सुप्रिया सुले चलती भी आगे आ रही हैं, सुनेत्रा पवार जी पीछे। ये दोनों साथ में दिल्ली से निकली थी आज सुबह, दोनों संसद के सत्र के लिए। आज पहला दिन संसद का और दोनों यहीं दिल्ली में थी और दोनों साथ में। आप देखिए सुप्रिया सुले सुनेत्रा को सांत्वना देते हुए एयर स्ट्रिप पर वहाँ बस लैंड करे हैं। तो ये विजुअल्स मुझे जो मैं समझ रही हूँ ये शायद पुणे के विजुअल्स होंगे और यहाँ से बारामती शायद ये जाएंगे, क्योंकि बारामती के एयर स्ट्रिप के आसपास तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी फ्लाइट को लैंड करने की अनुमति दी जाएगी। अभी भी जो एयरबॉर्न है फ्लाइट, जिसमें गवर्नर है महाराष्ट्र के, मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के और भी लीडर्स हैं, ये सब पुणे लैंड करेंगे। इनको बारामती लैंड करने की स्थिति शायद अभी नहीं है और यहाँ वो पहुँचते हुए, वहाँ कम से कम पुणे तो पहुँचते हुए आपको जो ये विजुअल्स दिख रहे हैं। अब उनकी पत्नी, अब ये तो मतलब परिवार के लिए इतनी बड़ी क्षति है, इतनी बड़ी क्षति है। और अजीत पवार जी जैसा नेता, आप देखिए किस, अब इस तरीके के हृदय विदारक तस्वीरें तो पूरे दिन आएंगी। सुप्रिया वहाँ परिवार के कोई बड़े जिनके साथ गले लगकर रो रही हैं और सुनेत्रा पवार जी जिन्हें कोई वहाँ कोई महिला सांत्वना दे रही, सब परिवार के लोग, सब सारे परिवार के लोग। और अब देखिए पूरी नज़रें तो सुनेत्रा पवार और अजीत पवार जी के 2 पुत्र पर ही टिकी होंगी कि आगे परिवार क्या करेगा। एक तरीके से टूट गया था परिवार 2 हिस्सों में। ये एक बड़ा परिवार है, पवार का परिवार, एक बड़ा परिवार जिसके मुखिया शरद पवार, सुप्रिया सुले और अजीत पवार उसके 2 उभरते हुए नेता, और नेता क्या, बड़े नेता, महाराष्ट्र में बड़े नेता। और उसके बाद जो 3rd जनरेशन है वो भी अब सामने। और वैभव परब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर। वैभव, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार पहुंची हैं और परिवार उनको ढाढ़स बंधा रहा है, रोते हुए नजर आ रहे हैं पूरे परिवार के लोग। आगे किस तरह से अब कार्यक्रम होगा, ये बताया जा रहा है कि आज ही अंतिम संस्कार किया जाएगा? जी, जिस प्रकार से हलचल चल रही है उस प्रकार से ये तो अभी तय हो गया कि आज ही अजित पवार पर अंतिम विधि हो जाएगी, क्योंकि अभी परिवार है वो पूरा पहुंच गया है। हम दृश्यों में देख रहे हैं कि दिल्ली का सदन चल रहा है और दिल्ली का सदन छोड़कर अब
सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार जो अजित पवार की पत्नी है वो अब बारामती पहुंच गई है। साथ ही साथ में उनके बेटे हैं पार्थ पवार और जय पवार, वो भी बारामती में दाखिल हो गए हैं। अगर तस्वीरों में देखा जाए तो जो विधायक है राणा जगजीत सिंह, उनकी बहन लगती है सुनेत्रा पवार, वो उनको आधार दे रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस प्रकार से राज्यपाल है महाराष्ट्र के, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, उप डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे है, सभी लोग अब बारामती में धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और जिस प्रकार की सूत्रों की जानकारी है कि आज शाम को ही अंतिम विदाई का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा, क्योंकि बारामती लगभग पूरी तरह से कार्यकर्ताओं से, नेताओं से और अजित पवार के फैन से भरी हुई है। बारामती में जिस प्रकार की भीड़ इकट्ठा हो रही है, जिस प्रकार से लोग वहां पे आ रहे हैं, लोगों के आंखों में आंसू है, वो देखते हुए अब फैमिली की तरफ से यही लगभग तय हो गया है कि आज शाम को ही अजित पवार की जो अंतिम विदाई है वो होने की संभावना यहाँ पे जताई। वैभव, हमारे साथ गणेश ठाकुर भी जुड़ चुके हैं, हमारे एडिटर वेस्ट और साउथ रीजन के। गणेश, अगर बात की जाए तो परिवार की ओर से आज ही अंतिम संस्कार का फैसला लिया गया है, ये जानकारी मिल रही है, और साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि सुनेत्रा और सुप्रिया सुले यहाँ पहुंच चुकी हैं। क्या कुछ आपके पास जानकारी मिल रही है? क्या वजह रही है कि आज ही अंतिम संस्कार का फैसला लिया गया? ये देखिए, वजह का तो परिवार की तरफ से ही जानकारी मिल पाएगी कि क्या वजह है कि आज ही ये अंतिम संस्कार अगर होता है तो उसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन हो सकता है कि परिवार के लोग ये चाहते हो कि अंतिम समय में जो पास के कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग हैं, वो बारामती पहुंच ही चुके हैं और राज्य के तमाम बड़े नेता भी पहुंच रहे हैं। तो अगर इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो गई है तो फिर यही वजह हो सकती है। लेकिन पूरे राज्य के सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी और राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ये थोड़ी देर में ही यहाँ पहुंचेंगे। पवार परिवार तमाम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। अभी सुनेत्रा पवार अभी कुछ देर पहले बारामती एयरपोर्ट पे पहुंची हैं, लैंड की हैं, अस्पताल में तमाम लोग वहाँ मौजूद हैं। दोनों बेटे यहाँ पर हैं, परिवार के सभी लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। तो संभवतः यही वजह हो सकती है। लेकिन फिलहाल संभावनाएं जताई जा रही है परिवार की तरफ से आज ही अंतिम संस्कार होने की फिलहाल आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। बिल्कुल, इन सब के बीच ये तस्वीरें पवार परिवार के दुख की घड़ी की, और एक ऐसा नुकसान हुआ है जो किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि आज सुबह जब सब कुछ ठीक रहा होगा उसमें अजित पवार, जो कि न सिर्फ एक बड़े नेता थे बल्कि पवार परिवार के एक प्रमुख स्तंभ भी थे, उनका इस तरह से निधन हो जाएगा। और इस दुखद हादसे में अजित पवार का निधन हो गया है और उसके बाद पूरा बारामती महाराष्ट्र शोक संतप्त है, और खासतौर पर पवार परिवार में लोगों का रो रो करके बुरा हाल है, और बारामती की जनता भी उनके इस दुख में साथ है। तस्वीरें सामने आ रही हैं। मेघा, अगर बात की जाए, जैसा कि हम लगातार बात कर रहे थे, अजित पवार का जाना महाराष्ट्र के लिए तो बड़ा नुकसान है, बारामती के लिए तो ये निजी तौर पर झटका है। उनके अपने परिवार की तरह थे वो। जी बिल्कुल, बारामती के लिए तो देखिए जैसे उनका अपना एक चला गया, और अपना ऐसा चला गया जिसके ऊपर बारामती का बहुत भरोसा था। बारामती को आगे ले जाना, महाराष्ट्र को आगे ले जाना, मगर महाराष्ट्र की राजनीति में बारामती की जगह बनाना, बारामती की पहचान बनाना, ये दो ही लोगों ने किया है, तीन लोगों ने किया है, मैं कहती हूँ, शरद पवार जी, अजीत पवार जी और सुप्रिया सुले ने। तो इन लोगों में से एक आज चला गया है, और एक ऐसा नेता जिनके ऊपर इतना भरोसा बारामती की जनता को। सबसे ज़्यादा समय अगर बारामती में कोई भी बिताता था तो वो अजीत पवार जी ही थे। देखिए, शरद पवार जी अपने बढ़ती उम्र की वजह से बहुत ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो ये दायित्व एक अनस्पोकन तरीके से अजीत पवार जी के ही हाथ में था, चंदन। और सुप्रिया सुले क्योंकि वो सांसद हैं, दिल्ली में काफ़ी समय बिताती हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी ज़रूर बारामती है, लेकिन बारामती के लोगों के लिए द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे मैं कहती थी, किसी कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, उनके लिए अजीत पवार ही नेता थे। और अजीत पवार ही नेता आज से नहीं, कई दशकों से मैं कहती हूँ, ये जिम्मेदारी शरद पवार जी से एक साइलेंट तरीके से अजीत पवार जी के हाथ में आ गई थी। और अजीत पवार का जाना, इस तरीके से जाना, बारामती में जाना, बारामती में उनका विमान क्रैश होना, मैं तो सोच रही हूँ कि ये कैसा संयोग है,
कैसा ये विधि का विधान है कि ऐसा हुआ है अजीत पवार जी के साथ में, और वहाँ की जनता के लिए तो ये एक पर्सनल लॉस, जैसे आप देख रहे हैं किस तरीके से उमड़ रही है वहाँ जनता, एक अस्पताल के सामने, घर के सामने। आज तो मुश्किल हो जाएगा बारामती में किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जाना ही लोगों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हर कोई अपने घर से बाहर होगा, हर कोई अपने घर से बाहर होगा। और वो आखिरी झलक अजीत पवार की देखने के लिए आप देखिए किस तरीके से जन सैलाब उमड़ेगा। तो हाँ, आप जब सवाल ये पूछेंगे कि बारामती के लिए क्षति, बारामती के लिए मुझे लगता है इससे बड़ी क्षति हो ही नहीं सकती थी, और वो भी इस तरीके से जाना, एक शॉकिंग तरीके से जाना, आपदा में जाना, एक क्रैश में जाना, विमान के क्रैश में जाना, इस तरीके से जाना बहुत, देखिए आप समझिए, जब कोई नेता, उनकी उम्र हो जाती है, बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लोग बातें करने लगते हैं कि चलो अब कितने और दिन जिंदा रहेंगे, ये सारी चीजें होती हैं, तो आप एक तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि हाँ चलो वो बूढ़े हो गए हैं। लेकिन यहाँ अजीत पवार एक लंबी पारी खेलने वाले थे, जैसे देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एक लंबी पारी थी उनके सामने, और उनका इस तरीके से चले जाना, अभी और अचानक से चले जाना, विमान हादसा में चले जाना, इस सदमे से उभरने में ही बारामती को बहुत समय लगेगा, परिवार को बहुत समय लगेगा। और एक बात, जैसा कि एक बड़े नेता ने आज पार्लियामेंट में ये कहा, सुबह सुबह कहा, अपनी श्रद्धांजलि दे रहे थे, लेकिन साथ में ये स्टेटमेंट भी जोड़ा कि अब समीकरण बहुत बदलेगा महाराष्ट्र में, बिल्कुल बदलेगा समीकरण, राजनीतिक समीकरण बदलेगा। और शायद मैं तो ये कहती हूँ और मैं ये समझती हूँ चंदन कि शायद यही एक वजह बनेगी, ये जिस तरीके से एनसीपी दो धड़े में बट गई थी, ये शायद ये एक आज ट्रेजेडी वजह बनेगी वो दोनों गुट को साथ में आने की। मैं ये होता हुआ देखती हूँ कि अब ऐसे समय में, ऐसे दुखद समय में ये एक दूसरे का हाथ थामेंगे, ये परिवार एक साथ आएगा और शायद ये पार्टी भी एक साथ आएगी। उसके आगे क्या होगा नहीं पता। बिल्कुल, और जैसा अमीगा आप बता रही थी कि आज दोनों नजर आ रही हैं, ननद और भाभी साथ में नजर आ रही हैं। ये लोग लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, लेकिन कभी भी एक दूसरे के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां नहीं की गई थी। और देखिए वो तस्वीर, आखिरी तस्वीर है अजीत पवार जी की, जिनका निधन हुआ विमान में जब वो बैठे हुए थे, इसी विमान में उनका निधन हुआ था, ये जानकारी मिल रही है। और ये आखिरी तस्वीर बताई जा रही है, हादसे से ठीक पहले की ये तस्वीर, इसी विमान में अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन हुआ है। और ये आखिरी तस्वीर इस वक्त की बड़ी खबर, एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की निधन से पहले की आखिरी तस्वीर। और ये उसी विमान में बैठे हुए हैं, उसी विमान में जो कि बारामती में क्रैश हुआ है। 4 चक्कर हवा में लगाने के बाद ये विमान जिस तरह से क्रैश हुआ था, उससे ठीक पहले विमान के अंदर की ये तस्वीर सामने आई है। गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था और यह आखिरी तस्वीर अब सामने आई है। जी बिल्कुल, देखिए ये आखिरी तस्वीर होने का दावा किया जा रहा है, और इसमें जो उनका पीएसओ दिख रहा है वो उनका भी इस हादसे में मृत्यु हुई है। अब तमाम चीजें हो रही हैं। एक जानकारी अभी डीजीसी ऑफिशियल्स की तरफ से मिल रही है जो अनऑफिशियली है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि पायलट ने मेडे का कॉल नहीं दिया था, रनवे को साइड करने में शायद कोई दिक्कत हुई थी, इसी वजह से फर्स्ट अप्रोच के बाद में वापस लूप करके सेकंड अप्रोच के लिए वो आए थे। अब ये सब जांच का विषय है, ये महाराष्ट्र पुलिस भी ये जानकारी ले रही है कि आखिर डीजीसी और तमाम बाकी एजेंसीज क्या किस तरह की दिशा में जांच करें। लेकिन जो जानकारी महाराष्ट्र पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी दे रहे हैं कि इस तरह डिस्ट्रेस का या मेडे का कॉल नहीं दिया था, और इस दिशा में अभी आगे की जांच चल रही है। अभी परिवार के लोग पहुंचे हैं, थोड़ी देर बाद परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आएगा। जैसे ही राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, गवर्नर पहुंचेंगे, परिवार से मिलेंगे, और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि अंतिम संस्कार आज ही होते हैं, आज ही अंतिम यात्रा निकलती है, ऐसा कुछ और समय लिया जा सकता है। तमाम परिवार के लोग पहुंचे हैं, पार्टी के तमाम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। यहाँ पर 3 दिन का शोक जाहिर कर दिया है, एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए मुंबई यूनिवर्सिटीज की तरफ से, और 3 दिन तक कोई भी शासकीय कामकाज नहीं होगा। 3 दिनों के इस शोक में तमाम जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फॉलो किए जाएंगे, और आज के हादसे की वजह बहुत जल्द सामने लाने की कोशिश की जा रही है। और ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर बहुत जल्द ही
ये तमाम चीजें सामने लाई जाएंगी। बिल्कुल, महाराष्ट्र और आज लोग ये जानना थम सा गया है। गणेश, आपने बिल्कुल सही बताया कि अब 3 दिनों तक यहाँ पर कामकाज रुका हुआ रहेगा। इन सब के बीच तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वो तस्वीर जो हमने आपको दिखाई थी, उसका दावा ये किया जा रहा है कि ये आखिरी तस्वीर है अजीत पवार की, जो कि उसी विमान की थी जिसमें बैठने के बाद जो हादसे का शिकार हुआ है। और उस हादसे से जुड़ी लगातार अपडेट्स हम आपको दिखा रहे हैं। और जिस तरह से पूरा परिवार यहाँ अब बारामती पहुंच चुका है, साथ ही साथ जो प्रशासकीय अमला है वो भी अब बारामती की ओर जा रहा है। और जैसी कि खबरें आ रही हैं कि यहां पर आज ही अंतिम संस्कार किया जा सकता है। तो एबीपी न्यूज पर लगातार ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। नहीं रहे अजीत दादा पवार। आज सुबह उनका विमान जिसने मुंबई से उड़ान भरी थी, लेकिन इससे पहले कि वो बारामती में लैंड करते, उनका विमान क्रैश कर गया और इसी हादसे में अजीत पवार का निधन। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। परिवार के सदस्य, पवार परिवार के, वो बारामती पहुंच चुके हैं। शरद पवार जिसपे सबसे पहले बारामती पहुंचे, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं सुनित्रा पवार, अजीत पवार की पत्नी, वो पीछे आते हुए आप उनको देख रहे हैं। उनके कंधे पर हाथ रखकर, उनको सहारा देकर आगे लेकर आती हुई सुप्रिया सुले को आप देख रहे हैं। साथ में बेटे अजीत पवार के पार्थ पवार, वो भी इनके साथ ही बारामती पहुंचे हैं। तो पवार परिवार जो है वो बारामती पहुंच गया है। और ऐसे में अभी जो शव है उसको लेकर जानकारी यही मिल रही है कि बारामती के अस्पताल में ही शव रखा गया है। ये बेहद दुखद घड़ी है परिवार के लिए, जिसमें परिवार ने अपने न सिर्फ एक सदस्य को खोया, बल्कि पार्टी के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो शख्स जिसके हाथ में अब पार्टी का भविष्य माना जा रहा था, वो भी परिवार और पार्टी को छोड़कर चला गया। देखिए किस तरीके से भारी मन से जो सदस्य हैं परिवार के, जब वो बारामती पहुंचे हैं तो फिर कैसे वो दुख के साए में परिवार के लोग आगे बढ़ते हुए, जो पहले से ही वहाँ पर इंतज़ार में थे कि सुप्रिया सुले पहुँचेंगी और वहाँ पर सुनित्रा पवार पहुँचेंगी, उनको लेकर ढाढ़स बंधाते हुए आगे आते हुए सुप्रिया सुले पहले आगे निकल आई थी और उसके बाद फिर वो कुछ देर इंतज़ार करती हैं। इस बीच ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ अस्पताल के भीतर की तस्वीरें। नीली कमीज में रोहित पवार थे जो आज सबसे पहले बारामती के अस्पताल में पहुंचे थे, और वही नीली कमीज में बहुत मुमकिन है कि अंदर जो शख्स खड़े हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि बहुत दूर की तस्वीरें हैं तो पुख्ता तौर पर तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन बहुत मुमकिन है कि ये रोहित पवार ही हों। परिवार के सदस्य हैं जो अब अस्पताल पहुँच रहे हैं। रोहित पवार सबसे पहले अस्पताल पहुंचे थे और बेहद भावुक रोहित पवार उस वक्त नजर आ रहे थे जब समर्थकों के हुजूम को पार करते हुए रोहित पवार बारामती अस्पताल में दाखिल हो रहे थे। ये तस्वीरें हादसे वाली जगह की भी मैं आपको दिखा रही हूँ, जिस जगह पर हादसा हुआ है वहाँ की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। जरा गणेश से जानते हैं। गणेश, अब तो परिवार के सभी सदस्य बारामती पहुँच गए हैं जिनका इंतजार किया जा रहा था। पत्नी सुनित्रा पवार भी बारामती पहुँच गई हैं। सवाल ये कि पार्थिव शरीर को कब तक घर लेकर आया जाएगा, क्योंकि अभी भी अस्पताल में ही है पार्थिव शरीर, ये जानकारी मिल रही है क्या गणेश? बिल्कुल अस्पताल में ही है। और अगर हॉस्पिटल के प्रोसीजर की बात कर रोमाना, तो डीएनए सैंपल्स भी लिए जाते हैं कई बार, लेकिन जो वहाँ अपने करस्पॉन्डेंट हैं या अपने कलीग्स हैं, वो ये बताते हैं कि घड़ी से पहचान की गई है। वो एक रोलेक्स घड़ी पहना करते थे, उस घड़ी से उनकी पहचान की गई है, कलाइयों में वो घड़ी मौजूद थी। लेकिन फिर भी शायद प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे और उसी वजह से थोड़ा डिले हो सकता है। अब प्रोसीजर्स क्या फॉलो किए जा रहे हैं, डीएनए सैंपलिंग की जा रही है क्या, ये एक देखना होगा, और उसी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है क्या। लेकिन अभी भी पार्थिव उनका अस्पताल में ही है, डॉक्टर्स अपना प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। प्रोसीजर फॉलो करने के बाद परिवार को उनका पार्थिव सुपुर्द किया जाएगा और वो पार्थिव लेकर परिवार के तमाम लोग उनके पैतृक निवास स्थान पे पहुंचेंगे, जहाँ तमाम परिवार के लोग रहेंगे, उनके नजदीकी मित्रगण या अन्य सदस्य परिवार के होंगे, और परिवार के लोगों से बात करके ही आगे की प्रक्रिया क्या होगी, आगे किस तरह अंतिम संस्कार का समय होगा या क्या विधि होगी, और किस तरह लोगों के लिए उनके पार्थिव को लोग उनके पार्थिव का अंतिम दर्शन कर सकेंगे, उसके लिए कुछ व्यवस्था होगी। ये जो तस्वीर मैं दिखा रही हूँ ना, अस्पताल की जो तस्वीर है जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो उसमें ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पवार परिवार और उसके जो पुरुष सदस्य हैं जो अस्पताल पहुंचे हुए होंगे, वो सब एक साथ एक कमरे में बैठकर इंतजार करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि क्योंकि हादसा बड़ा भीषण था और हादसे के बाद किस तरीके से वो आग का गोला उठता हुआ नजर आ रहा है, इसके बाद ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि शवों की पहचान करना भी
बहुत कठिन काम होगा और इसी वजह से जब तक वो डीएनए टेस्ट के जरिए पुष्टि नहीं हो जाती है शायद तब तक वो जो शव है वो हैंडओवर परिवार को नहीं किया जाएगा। और अभी उसी प्रक्रिया को लेकर यहाँ पर ऐसा लगता है कि परिवार को इंतजार कुछ करना पड़ रहा है और वही परिवार के लोग अस्पताल के कमरे में बैठे हुए यहाँ पर इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। गणेश, संभव है रोमाना, क्योंकि देखिए ना डॉक्टर से बात हो पा रही है ना परिवार के लोगों से बात हो पा रही है, क्योंकि ये समय में उनसे ये सारी चीजें हम नहीं पूछ सकते। लेकिन जो अस्पताल में मौजूद है वो यही कह रहे हैं कि डॉक्टर्स अपना प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं और जो मेडिकल टर्म से प्रोसीजर होता है इस तरह शव की शिनाख्त करने का वो प्रोसीजर होगा। तो वो प्रोसीजर डीएनए सैंपलिंग का ही होगा। आपको याद है कि अहमदाबाद हादसे के बाद में या कोई भी हादसे के बाद में पहचान करने के लिए जब मल्टीपल शव होते हैं तो डीएनए सैंपलिंग ही एक जरिया होता है। तो वो डीएनए सैंपलिंग शायद की जा रही होगी। लेकिन वहाँ अस्पताल से ये भी खबर आई कि दादा के हाथ में जो घड़ी होती है अमूमन जो हमेशा पहनते हैं वो घड़ी एक पार्थिव के हाथ में थी, तो उसी की वजह से ये कहा गया कि उनका पार्थिव की पहचान हो चुकी है। लेकिन शायद डॉक्टर्स वहाँ आग्रह करते होंगे कि डीएनए सैंपलिंग किया जाए या परिवार की तरफ से बात की गई होगी, तो उसी वजह से मिले हुआ होगा या हो रहा होगा। ये अभी आधिकारिक तौर पर ना परिवार ने ना डॉक्टर्स ने ना प्रशासन की तरफ से पुष्टि होगी। लेकिन गणेश अब महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि अगर डीएनए मिलान हो रहा होगा तो फिर क्या वो फैसिलिटी यहाँ बारामती में है? क्या बारामती में डीएनए टेस्ट की यहाँ पर व्यवस्था है? इसको लेकर अगर कुछ जानकारी मिल पाए आप वो भी दर्शकों तक पहुँचाइएगा। और डीएनए टेस्ट में कुल कितना समय लगता है इसको लेकर अगर कोई एक्सपर्ट जानकारी दे पाए इसके बारे में भी दर्शकों को आप अवगत कराइएगा। इस बीच वो तस्वीरें जो आ रही हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। किस तरीके से जब साथ दिल्ली से उड़ान भर के बारामती पहुंचती हैं सुप्रिया सुले, साथ में जो हम देखते हैं वहां पर सुनेत्रा पवार साथ में उनके नजर आती हैं और साथ ही उनके बेटे पार्थ पवार हैं। देखिए कैसे सुप्रिया सुले जो हैं वो सुनेत्रा पवार के कंधे पर हाथ रखकर उनको सहारा देकर आगे लाती हुई पार्थ के गले लगकर परिवार के एक सदस्य जो वहां पर पहुंचे थे वो शोक व्यक्त करते हैं। सुप्रिया सुले थके कदमों से आगे बढ़ जाती हैं, उसके बाद फिर रुकती हैं, फिर पीछे मुड़कर देखती हैं कि भाभी तो पीछे अकेली रह गई। और उसके बाद फिर पार्थ आगे बढ़ जाते हैं, पार्थ के कंधे पर हाथ रखकर वो कहती हैं शायद कि फिक्र मत करो मैं भाभी के साथ हूं। और फिर देखिए कैसे अपनी भाभी के कंधे पर हाथ रखकर सुनेत्रा पवार को सहारा देकर सुप्रिया सुले उनके साथ साथ चलती हुई। परिवार शोक में है, ये गमजदा परिवार है। अचानक से ये गमों का पहाड़ परिवार पर टूटा है और यकीनन ये परिवार के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। तर निष्पक्षपणे तो निश्चित ते मिनिस्ट्रीमधनं असेल, DGCI असेल, AIB असेल, आमची सगळी माणसं तिथं काम करणारच आहेत। पण सगळ्यात मला असं वाटतं की हे अति दुःख देणारी, मनाला वेदना देणारी ही सगळी घटना आहे। पुन्हा तेच म्हणेन की दादांशिवाय पुन्हा या जिल्ह्याचं राजकारण, महाराष्ट्राचं राजकारण हे अपूर्णच राहील। त्यामुळे त्यांच्यासाठी बाकी कुठले शब्द नाहीत। मला ते धाडसही होत नाही की त्यांच्याबद्दल मी श्रद्धांजली असा कुठला शब्द वापरावा। बोलतील हिंदीत ते महानगरपालिकेची निवडणूक झाल्यानंतर सुद्धा आमच्यात संवाद झाला आणि बघा मी त्या काळात सुद्धा अगदी निवडणुकीच्या प्रचाराची शिगेला होतं त्यावेळेस सुद्धा ज्यावेळेस मला विचारलं जातं कि अजितदादांबद्दल तुमचं काय मत हो, तुम्ही कुठेही। तो ये नागरिक उड्डयन केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल को आप सुन रहे थे। पुणे से ही आते हैं और ऐसे में मराठी में अपनी बात रखते हुए जाहिर सी बात है ये जितनी बड़ी घटना घटी है उसके बाद हर कोई हैरान है, हर कोई गम में है और किसी को यकीन नहीं आ पा रहा है कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे और वो हादसा कैसे हुआ है। इसको लेकर जांच की जाएगी और तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल ये जो जहाज़ लेयरजेट जो जहाज़ था वो जो कंपनी चला रही थी VRS वेंचर्स, उसके मालिक भी सामने आए और उनकी तरफ से कहा गया कि तकनीकी खराबी तो कोई भी नहीं थी, विमान में मेंटेनेंस पूरा था विमान का जब सुबह विमान उड़ान के लिए निकला है। तो ऐसे में आखिर क्या हुआ? अपने पायलट्स को लेकर उनकी तरफ से कहा गया कि पायलट्स तो बड़े अनुभवी पायलट्स थे, जिसपे उनकी तरफ से बताया गया कैसे कैप्टन सुमित कपूर जो हैं उनका तो 16,000 घंटे का विमान उड़ाने का अनुभव था। और अजित दादा के साथ 4 और लोग भी थे प्लेन में, तो उन सारे परिवारों को अपने कॉन्डोलेंसेस देता हूँ। 2 पायलट थे, क्रू थे और PSO भी थे उनके साथ। और अजित दादा से जैसे आपने बोला हमारी भी काफ़ी मुलाकातें रही हैं पिछले 18 महीने जब से मैं मंत्री बना हूँ। और एक यंग मिनिस्टर होने के नाते वो काफ़ी गाइडेंस भी हमें देते थे और काफ़ी बार महाराष्ट्र की चर्चा जब होती थी और मैं और मोहल भाई हम दोनों भी जब साथ में मिलते थे
तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस रहा है पब्लिक सर्विस में, और ख़ास तौर पर जिस ग्रास रूट लेवल पे पब्लिक के साथ, खासकर गरीब लोगों के साथ जिस तरह वो खड़े रहे और उनके साथ जो उन्होंने काम किया, तो ये केवल हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए ये बहुत बड़ी लॉस है, और इर्रिपेरेबल लॉस है, इर्रिप्लेसेबल लॉस भी है। काफ़ी बार हमने जब उनसे बात करी तो हमें भी वो अनुभव मिला कि कितना वो प्रैक्टिकलिटी से और ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए नेता है। उस तरह के नेता भी आजकल मिलना बहुत मुश्किल है, और महाराष्ट्र के लिए जिस तरह उन्होंने काम किया है वो हम सबके लिए आदर्शनीय रहेगा। और ख़ासकर अभी जो एक्सीडेंट जो हुआ है उसका जो इन्वेस्टिगेशन, उसको भी हमने शुरू कर दिया है। तुरंत DGCA और AIB की टीम भी आई है, और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पुअर था उधर। और जब ATC बारामती से उनका जो कांटेक्ट हो रहा था फ्लाइट के लिए पायलट से, तो ATC वालों ने पूछा कि क्या रनवे साइट में है, तो उनके तरफ से आया कि रनवे साइट में अभी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एक गो अराउंड भी किया। गो अराउंड करने के बाद फिर से एक बार कोशिश करी कि हमारे ATC से जो बारामती में जो FTO हैंडल्ड ATC है उनसे वार्तालाप चल रही थी। तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तब भी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का। तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं आया, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है। तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी ATC ने दिया, उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है। बहुत दुखद घटना है, तो इसके ऊपर और जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे। बट उससे पहले तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये बात बोलना कि अजीत दादा अब नहीं रहे, उसके लिए बहुत 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 दुख होता है। और मैं उनके जो प्यार करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और उनके परिवार के लोग हैं, उन सबके प्रति कंडोलेंसेस व्यक्त करता हूँ। Like I said, from the preliminary investigation, it looks like the visibility seems to be the issue. So unless we do a thorough investigation, we can't properly tell what has been the exact incident. But this is whatever the facts that I've said till now is the conversation between the ATC and the pilots. तो कुछ कमेटी वगैरह बिठाई जाएगी पूरी? AIB itself ही thorough investigation करने वाली एक संस्था है, और उनके पास पूरी व्यवस्था है इस तरह की चीज़ों की जानकारी करने के लिए, और वो ऑलरेडी साइट पहुंच रहे हैं। तो आप नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू को सुन रहे थे और उनकी तरफ से बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। वो बता रहे हैं किस तरीके से लगातार जो पायलट हैं वो ATC के संपर्क में थे। उन्होंने बताया कि पहले जब कोशिश की गई एक बार पायलट्स की तरफ से लैंड करने की, तो ATC से उनकी बातचीत लगातार हो रही थी। ATC ने उनसे पूछा पायलट से क्या विजिबिलिटी है, तो पायलट्स की तरफ से कहा गया कि नहीं, विजिबिलिटी नहीं है। और इसी वजह से जो पहली बार लैंडिंग थी उसको अबॉर्ट किया गया, और उसके बाद दोबारा से विमान जो है वो घूम कर आया, और फिर से जब वो लैंड करने की कोशिश कर रहे थे तो ATC से लगातार वो बातचीत कर रहे थे। और ATC ने फिर उनसे कहा, ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ATC ने फिर से पूछा पायलट से क्या विजिबिलिटी है दूसरी बार, और इस बार पायलट्स की तरफ से ATC को जवाब दिया गया कि हां विजिबिलिटी है। जब पायलट्स ने कहा विजिबिलिटी है, उसके बाद ATC की तरफ से क्लियरेंस दिया गया विमान को लैंड करने के लिए, लेकिन विमान गलत लैंड हुआ, क्रैश लैंडिंग हुई, और नतीजा ये कि वो पांचों लोग जो विमान में सवार थे उन सब की मौके पर ही मौत हो गई। और विमान में कौन सवार था? महाराष्ट्र के डिप्टी CM शरद पवार के भतीजे अजीत पवार। और ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं इस टेलीविजन स्क्रीन पर मेरे इर्द गिर्द। इसमें जो ऊपर की तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आज की अजीत पवार की वो आखिरी तस्वीर है जब वो लेयरजेट विमान में उड़ान भर रहे थे। मुंबई से उन्होंने आज सुबह उड़ान भरी थी, बारामती में लैंड करना था, लेकिन लैंड करने से पहले ही विमान क्रैश हो गया। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी गणेश ठाकुर लगातार बने हुए हैं, और जरा गणेश से ही जानते हैं। गणेश, अब तो जो केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं उनका बयान सामने आ गया, वो बता रहे हैं कैसे लगातार पायलट्स जो है वो ATC से बातचीत कर रहे थे, और पहली बार जो लैंडिंग अबॉर्ट हुई वो इसीलिए क्योंकि पायलट्स की तरफ से ATC को जानकारी दी गई कि नहीं, विजिबिलिटी नहीं है, रनवे नहीं दिख रहा है। फिर वो सेकेंड लैप लेकर जब आए हैं तो दोबारा से बातचीत हुई है। इस बीच ये भावुक तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बेहद भावुक तस्वीरें हैं। देखिए कैसे
सुनेत्रा पवार, पति खो दिया उन्होंने, रोती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें जिस समय शरद पवार पहुंचे थे बारामती में अपनी पत्नी प्रतिभाताई पवार के साथ, उस समय की तस्वीरें हैं। मुंबई में ही थे शरद पवार भी, पत्नी प्रतिभाताई पवार के साथ शरद पवार भी आज सुबह मुंबई से उड़ान भर के बारामती पहुंचे हैं। और जिस समय शरद पवार यहां पहुंचे बारामती के इसी एयर स्ट्रिप पर, यहीं पर तो लैंड करना था ना अजीत पवार को, लेकिन उनका विमान यहां पर लैंड नहीं कर पाया। उनका विमान लैंड करने से पहले ही पीछे क्रैश लैंड हो गया। और जब उतरे हैं शरद पवार यहां पर, तो सबसे पहले यहां जो अधिकारी मौजूद थे, शरद पवार ने उनसे यह समझने की कोशिश की कि आखिर क्या हुआ, कितनी दूरी पर हादसा हुआ, कैसे हादसा हुआ। वो तस्वीरें भी सामने आई हैं जब शरद पवार जो हैं वो बातचीत करते हुए, देखिए इन तस्वीरों का मैं जिक्र कर रही हूं, शरद पवार जो है वो बाकायदा बातचीत करते हुए यहां मौजूद अधिकारियों से समझने की कोशिश करते हुए कि ऐसा क्या हो गया, अचानक से उनके भतीजे के साथ इतना बड़ा हादसा कैसे पेश आ गया, कैसे वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें अजीत पवार ने उड़ान तो मुंबई से भरी थी बारामती सुरक्षित पहुंचने के लिए, लेकिन उससे पहले ही विमान क्रैश लैंड कर गया। देखिए कैसे इशारा करके वो अधिकारी बताते हुए कि उस तरफ वो हादसा हुआ है, वो बताते हुए कि कैसे हादसा हुआ है, हाथ से इशारा करते हुए कि विमान जो है उसकी किस तरीके से उसको उतरना चाहिए था, लेकिन वो सही से उतर नहीं पाया और पहले ही क्रैश लैंड हो गया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश, एटीसी के लगातार संपर्क में थे पायलट्स, और दूसरी बार जब लैंडिंग की कोशिश हुई तो पायलट्स की तरफ से एटीसी को बताया गया कि विजिबिलिटी है, एटीसी ने क्लियरेंस दी लैंडिंग की, लेकिन तभी ये हादसा। गणेश जी बिल्कुल, और वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि मेडे का कॉल नहीं दिया गया था और विजिबिलिटी नहीं होने की बात थी, इसीलिए एक लूप लेके वापस जब वो अलाइन खुद को करके रनवे की तरफ बढ़ रहे थे और रनवे से करीब 2 से या एयरपोर्ट से 2 से 3 किलोमीटर के अंदर पे ही ये क्रैश लैंड हो गया और वहीं पर इसने एक बड़ा ब्लास्ट होकर आग के गुब्बारे में ये पूरा विमान क्षतिग्रस्त हो गया। तो अब विजिबिलिटी पहले कहा गया कम है या नहीं है, और बाद में जब एक राउंड लेने के बाद, लूप आंख लेने के बाद जब वो वापस आए तो विजिबिलिटी होने की बात कहते हुए वो रनवे की तरफ बढ़े थे। अब उस समय लगातार जो बातें हुई वो एटीसी और पायलट के बीच की वो दर्ज हैं। अब ये टेक्निकल टर्म हम भी नहीं बता पाएंगे कि आखिर उसके बाद में जब डीजीसीए इन्वेस्टिगेशन पूरा करके बता पाएगा कि आखिर क्या वजह रही कि ये विमान क्रैश लैंड हुआ, लेकिन विजिबिलिटी ही एक कारण बताया जा रहा है। जो पायलट ने भी अपने बातों में एटीसी को बताया कि पहले अप्रोच के समय में विजिबिलिटी थी नहीं, लेकिन बाद में विजिबिलिटी होने की वजह से उन्होंने सेकंड अप्रोच किया, लेकिन एयरपोर्ट के रनवे के पहुंचने से पहले ही जो टेबल टॉप रनवे था ये हादसा हो गया और वहां पर क्रैश लैंड करके ये हादसा हुआ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू की तरफ से भी इसी बात का जिक्र किया गया कि शुरुआती नजर में ऐसा लग रहा है कि दिक्कत विजिबिलिटी में आई है और उसी वजह से, क्योंकि पायलट रनवे को देख नहीं पाए, इसी वजह से ये हादसा हुआ है। यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं बल्कि मैनुअल लैंडिंग करानी पड़ती है। ये छोटा रनवे है, बारामती का टेबल टॉप रनवे है ये, और यहाँ पर लैंडिंग कराना आसान नहीं होता है, बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है ये। ऐसे में यहाँ पर जब विमान उड़ाते हैं तो उन्हीं पायलटों को चुना जाता है जो बहुत माहिर हो, और ऐसे में ये विमान जिसमें अजीत पवार आज पहुंचने वाले थे बारामती, इस विमान को भी जो कैप्टन सुमित कपूर उड़ा रहे थे, 16,000 घंटे का उनके पास उड़ान भरने का एक्सपीरियंस था। बेहद एक्सपीरियंस्ड, बेहद सीजन्ड वो पायलट थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये इतनी बड़ी गलती जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 लोगों की जिंदगी खत्म कर गई, जिसमें खुद पायलट को पायलट की मौके पर ही मौत हो गई और उसमें सवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। मौके पर ही अजीत पवार की भी मौत हो गई क्योंकि विमान क्रैश के बाद आग का गोला बन गया था। विमान में सवार सभी लोग पूरी तरीके से झुलस गए थे, यहां तक कि अब शवों की पहचान को लेकर भी दिक्कत आ रही है। फिलहाल अपुष्ट सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि हमेशा अपनी कलाई पर जो घड़ी बांधते थे अजीत पवार, उसी घड़ी की वजह से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये अजीत पवार का शव होगा, लेकिन अभी डीएनए के जरिए पुष्टि होना जरूरी हो जाती है। सिस्टम यही कहता है और उसी के अनुरूप वो डीएनए मिलान का कार्य अभी चल रहा है। इसको लेकर जो अपडेट है मैं लूंगी गणेश ठाकुर से, लेकिन उससे पहले केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू, जिन्होंने इस हादसे को लेकर विस्तृत जानकारी मीडिया के सामने रखी, कैसे लगातार पायलट एटीसी के संपर्क में थे, कैसे उनकी तरफ से एटीसी से क्लियरेंस ली गई, क्लियरेंस लेने के बाद पायलट जब विमान लैंड कर रहे थे उस वक्त ये हादसा हुआ है। जो एक्सीडेंट जो हुआ है उसका जो इन्वेस्टिगेशन उसको भी हमने शुरू कर दिया है। तुरंत डीजीसीए और एआईबी की टीम भी आई है और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह,
करीब 8:48 AM के आसपास। तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पुअर था उधर, और जब ATC बारामती से उनका जो कांटेक्ट हो रहा था फ़्लाइट के लिए पायलट से, तो ATC वालों ने पूछा कि क्या रनवे साइट में है, तो उनके तरफ से आया कि रनवे साइट में अभी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एक गो अराउंड भी किया। गो अराउंड करने के बाद फिर से एक बार कोशिश करी कि हमारे ATC से जो बारामती में जो FTO हैंडल्ड ATC है उनसे वार्तालाप चल रही थी। तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तब भी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का। तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं आया, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है। तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी ATC ने दिया, उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है। बहुत दुखद घटना है, तो इसके ऊपर और जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे। तो हादसा कैसे हुआ है, फिलहाल सिर्फ इसका कयास लगाया जा रहा है। इंतजार उस विस्तृत रिपोर्ट का किया जा रहा है जो AAIB जब अपनी जांच कर लेगी, उसके बाद जो रिपोर्ट देगी तब ये तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी कि आखिरकार हुआ क्या था, आखिरकार हादसे की वजह क्या रही, आखिरकार क्यों विमान में बैठे किसी भी शख्स की जान नहीं बच पाई। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। जरा गणेश से जानते हैं, गणेश क्या जानकारी मिल रही है? क्या DNA मिलान की वजह से ही इतनी देरी लग रही है, और क्या DNA मिलान की व्यवस्था बारामती में है या फिर सैंपल्स किसी और नजदीकी बड़े शहर भेजे गए हैं? क्या अपडेट है गणेश? नहीं रोमाना, DNA सैम्पलिंग की व्यवस्था बारामती के अस्पताल में है और वहाँ प्रोफाइलिंग भी होती है DNA की, ऐसे मुझे वहाँ के हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है। इसके अलावा अभी ये DNA सैम्पलिंग या DNA प्रोफाइलिंग करने के लिए ही देरी हो रही है, कोई और वजह है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन परिवार वहाँ मौजूद है, परिवार डॉक्टर्स की टीम से बात कर रहे हैं और डॉक्टर्स अपना प्रोसीजर्स वहाँ फॉलो कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विद्या प्रतिष्ठान एक जगह है जहाँ एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, उस ग्राउंड में उन पर अंतिम संस्कार होंगे। वहाँ पर पूरी तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं, तो आज या कल कब होता है ये देखना होगा। लेकिन क्योंकि परिवार से सीधे बात हो नहीं पा रही और परिवार ही इस पर निर्णय लेगा, प्रशासन तो उनको मदद करेगा। तो अभी तो फिलहाल परिवार शोक में है, उनसे कोई बात नहीं कर पा रहा। लेकिन उनके जो निजी या पास के लोग हैं उन्होंने अंतिम कार्य की तैयारियां शुरू की हैं। तो कुछ लोग बता रहे हैं कि आज ही होगा, कुछ कह रहे हैं कि कल होगा। तो अब थोड़ी देर में इसकी पुष्टि आएगी और पार्थिव शरीर कुछ देर में सुपुर्द किया जाएगा। अब देरी क्यों हो रही है, क्या DNA प्रोफाइलिंग के लिए या सैम्पलिंग के लिए हो रही है या कोई और वजह है, इस बात की जानकारी हम आपको देने की ये वजह भी हो सकती है गणेश, ये वजह भी हो सकती है कि बेटे का इंतजार किया जा रहा हो। और अब क्योंकि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं पार्थ पवार नजर आ रहे हैं, और देखिए कैसे सुनेत्रा पवार जब पहुंची हैं तो वहां पर परिवार के बड़े सदस्य के गले लगकर किस तरीके से वो रो रही हैं। और ऐसे में परिवार के जो बुजुर्ग हैं वो उनको सहारा देते हुए, सुप्रिया सुले को देखिए कैसे पूरा परिवार जो है वो शोकाकुल है, परिवार का सदस्य चला गया। अजीत दादा पवार, ये सुप्रिया सुले की वजह से ही अजीत पवार के नाम में जो दादा था वो लोकप्रिय हुआ था, क्योंकि हमेशा सुप्रिया सुले अजीत पवार को अजीत दादा कहकर ही पुकारती थी। और ऐसे में भाई बहन का रिश्ता, भले ही पार्टी में किसी भी तरीके का सियासी उतार चढ़ाव या खिंचाव राजनीतिक तौर पर पवार परिवार में रहा हो, लेकिन पारिवारिक रिश्ते कभी कमजोर नहीं हुए। पारिवारिक रिश्तों की डोर हमेशा मजबूत दिखी। और यही वजह है कि पिछले साल अभी जब अजीत पवार के बेटे जय की शादी हो रही थी, तब ध्यान होगा आपको किस तरीके से वो सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रहे थे जिसमें झूमते गाते पूरे परिवार को एक साथ खुशी मनाते देखा जा रहा था। और तब भी ये बात कही जा रही थी कि देखिए, ये होती है परिवार की ताकत, ये होती है खून के रिश्तों की ताकत, कि कितना भी राजनीतिक तौर पर मनमुटाव हो, लेकिन जब बात परिवार की आती है तो सब एक साथ आ जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। और आइए जरा अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाएं। ये गमज़दा परिवार की तस्वीरें तो हम लगातार आपको दिखा ही रहे हैं, कैसे सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार खुद को संभाल नहीं पा रही हैं। इतना बड़ा गम ये परिवार पर जो आन पड़ा है, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं कैसे ये हादसा हुआ। वहीं नीचे की तरफ आप देखेंगे टेलीविजन स्क्रीन पर ये AI जनरेटेड वीडियो है। मैं बता दूं आपको,
फिर से कि ये एआई की मदद से हमने एक वीडियो बनाया है ताकि आपको बता सके कि हादसा कैसे हुआ होगा। और जिस तरीके से ये हादसा हुआ है एआई के जरिए, ये जो आप वीडियो बना हुआ देख रहे हैं, कुछ इसी की ओर इशारा जो केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू अभी जब वो आए मीडिया के सामने तो उन्होंने बताया कि दरअसल हादसा लैंडिंग के वक्त ही हुआ और दरअसल लैंडिंग की कोशिश एक बार नहीं 2 बार की गई। एटीसी के लगातार संपर्क में थे इस विमान के पायलट जिस विमान में खुद सवार थे, मौजूद थे अजीत पवार। पहली बार जब लैंडिंग की कोशिश की गई तो एटीसी ने पूछा पायलट से कि क्या आप रनवे देख पा रहे हैं, क्या विजिबिलिटी है, तो पहली बार में पायलट्स की तरफ से यह बताया गया कि नहीं, रनवे नजर नहीं आ रहा, विजिबिलिटी नहीं है। इसके बाद पायलट्स ने विमान को दोबारा घुमा लिया, दूसरी बार उड़ान भरी। इसीलिए कहा जा रहा है कि वो सेकंड चांस था, वो सेकंड लैप था जिसको लेकर विमान दोबारा से घूम कर आया उस दिशा में जिस दिशा में विमान को रनवे पर उतरना था। दूसरी बार फिर एटीसी से जब संपर्क हुआ, बातचीत हुई पायलट्स की, लैंडिंग से पहले परमिशन लेनी होती है। देखिए, जब आप हवाई यात्रा कर रहे होते हैं और पायलट्स को विमान को उतारना होता है तो वो लगातार एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में होते हैं और उनसे परमिशन लेकर ही विमान को नीचे उतारा जाता है। तो फिर से बातचीत हुई है, मतलब कोई तकनीकी गड़बड़ी तब तक नहीं थी। एटीसी को बताया पायलट्स ने, हाँ विजिबिलिटी है, हाँ रनवे दिख रहा है, हम उतरने के लिए तैयार हैं, हमें आप इजाजत दीजिए। और इसके बाद हरी झंडी एटीसी की तरफ से जब विमान को दी गई है कि ठीक है आप लैंड करिए, उसी दौरान लैंडिंग में ये गड़बड़ी हो गई और जो रनवे है उससे करीब 5-6 किलोमीटर पहले ही ये विमान लैंडिंग के समय क्रैश लैंड कर गया। और क्रैश लैंड भी ऐसा था कि सीधे आकर विमान का एक हिस्सा जमीन से टकराता है और वो विमान का जो अगला हिस्सा है वो एक आग के गोले की तरह आसमान में उठता हुआ नजर आता है। उसकी भी सीसीटीवी तस्वीरें आई हैं, वो भी हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं, कैसे वो पूरा एक आग का गोला आसमान में उठता हुआ दिखता है। मतलब जरा सी भी मोहलत मिली ही नहीं कि किसी तरीके से कोई बचाव कार्य को आगे बढ़ाया जा सके, किसी तरीके से किसी जिंदगी को बचा लिया जाए, क्योंकि जैसे ही विमान क्रैश हुआ फौरन विमान आग के गोले में तब्दील होकर आसमान में फटता हुआ नजर आया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर लगातार बने हुए हैं, पल पल का अपडेट दे रहे हैं। गणेश, बहुत मुमकिन है कि बेटे पार्थ का इंतजार किया जा रहा हो कि जब जय और पार्थ पहुंच जाएंगे बारामती, उसके बाद अस्पताल जाएंगे और वहां से खुद पिता के पार्थिव शरीर को लेकर घर आएंगे। गणेश, रोमाना संभव है, लेकिन पार्थ पवार आज अपने माता सुनीत्रा पवार के साथ दिल्ली से बारामती पहुंचे हैं, तो वो बारामती में ही रहेंगे। अभी मैं कुछ ही समय में बारामती पहुंच रहा हूँ तो वहां के अपडेट मैं लेकर दे पाऊंगा, लेकिन पार्थ पवार बारामती में ही है। संभवतः अस्पताल में ना हो तो शायद अस्पताल पहुंचने के बाद पार्थिव लेकर वो जाएंगे, ये हो सकता है। लेकिन अभी इसके बारे में भी कुछ और जय पवार के बारे में क्या जानकारी है? जय कहाँ पर है? जय पवार भी बारामती पहुंच चुके हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। ठीक है, इसकी भी पुष्टि करना होगा, क्योंकि अभी ऐसा है कि हम जो नजदीक के लोग हैं उनसे ज्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से जो जानकारी ये वक्त भी नहीं है। देखिए, ना ये वक्त है ना ये माहौल है, और वाकई में परिवार इस वक्त जिस तरीके से टूटा हुआ नजर आ रहा है ना, मतलब मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। जरा आप देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से परिवार गमजदा नजर आ रहा है। देखिए कैसे बिलक बिलक कर रोती हुई यहाँ पर सुप्रिया सुले जो है वो नजर आ रही हैं। कोई समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार क्या हो गया, कैसे हो गया। सुनेत्रा पवार को देखिए, कहाँ तो सुनेत्रा पवार, सुप्रिया सुले, लोग सब दिल्ली में थे, साथ में उनके बेटे जो पार्थ हैं वो भी अपनी माँ के साथ दिल्ली में थे। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा था, तो एक लोकसभा सांसद हैं सुप्रिया सुले जो हैं, सुनेत्रा पवार जो हैं वो राज्यसभा सांसद हैं, और ऐसे में दोनों को सदन की कार्रवाई में शामिल होना था। लेकिन अचानक से सुबह सुबह उन्हें ये खबर मिलती है, ये दुखद खबर मिलती है, और इसके बाद तो पूरा परिवार कुछ समझ ही नहीं पाता करे तो क्या करें। और फौरन जो पहली फ्लाइट मिलती है वो फ्लाइट पकड़कर सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार पहुंचते हैं महाराष्ट्र, और शायद ये लोग पहले मुंबई या पुणे पहुंचे हैं और वहां से फिर ये लोग आए हैं यहाँ बारामती।